तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे। उसके बाद डोमाइंस क्या होते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी देखे थे, कुछ डेफिनेशंस देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखे, जैसा कि डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जानना है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। बल्कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ये चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग को पहला हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग बना दिया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्यूरी टेम्परेचर नाम का हेडिंग बना दिया हूँ। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली क्यूरी के टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हमारा मैग्नेटिक मटीरियल्स में क्या होते हैं, हमारे जो डोमाइंस रहते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग जैसे रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे तो इसमें डोमाइन सब एक डायरेक्शन में अलाइन हुए रहते हैं। तो मतलब क्या होता है, हर एक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होके उसमें क्या होते हैं, उसमें जो डोमाइंस रहते हैं वो अलाइन हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट हर एक मटेरियल में अपना अपना अलाइनमेंट रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए इस मटेरियल को मैं, मान लो मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही है, मान लीजिए स्टील है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इस स्टील को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्टील को किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, उसमें यूज़ करने की वजह से स्टील का जो टेम्परेचर है, ठीक है, स्टील का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि मान लीजिए इसका जो स्टील का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर स्टील का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इसमें जितने भी डोमाइंस है, ठीक है, स्टील के अंदर जो डोमाइंस है या मैग्नेटिक डाइपोल्स है, जो स्टील के अंदर जो डाइपोल्स है, ठीक है, ये डाइपोल्स आपके क्या हो जाएंगे, अपना जो अलाइनमेंट है, यहाँ पे सब क्या हुआ, इस साइड ऐसा अलाइन हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे स्टील, इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये टेम्परेचर पे क्या होगा, इस मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स है, वो डाइपोल्स का क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो अपना अलाइनमेंट खो जाएंगे। तो अब सब एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। और ये अलाइनमेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, और कहाँ तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, तो इस पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर अगर इस मटेरियल का टेम्परेचर रीच हो जाएगा तो इस मटेरियल में क्या होगा, जितने भी डाइपोल्स से वो सब अपना अलाइनमेंट खो जाएंगे। तो उसकी वजह से ये, इसका मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी डाइपोल्स है ये सब एक डायरेक्शन में अलाइंड है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इसको मैं किसी एप्लीकेशन में यूज़ किया हूँ और उसका एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ये मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, हीट होते जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रॉस कर लिया, इतना हीट हो गया कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रॉस हो गया। तो जैसे ही वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रॉस हो गया तो इसमें जितने भी डाइपोल्स है वो सब अपने अलाइनमेंट खो गए, और अलाइनमेंट खो जाने की वजह से क्या होगा, इसमें इसका जो मैग्नेटाइजेशन है ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो जा रहा है, बिकॉज ऑफ उसमें डाइपोल्स अलाइनमेंट अपना डिस्टर्ब होने की वजह से, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि क्यूरी टेम्परेचर मतलब ये वो टेम्परेचर होता है अगर मेरा मटेरियल उस टेम्परेचर से ऊपर वाला टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो तुरंत मेरा मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटाइजेशन खो जा रहा है या उसमें डाइपोल्स का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर बहुत ही आसान है। तो इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम लोगों को ये क्यूरी टेम्परेचर जानना है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ में हमको देखना है। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसा आपको बताया था, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर अगर उस मटेरियल का टेम्परेचर रीच हो जाएगा तो अपना मैग्नेटाइजेशन
खो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन या अपना डाइपोल्स का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर का एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन, मान लीजिए मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो स्टील ही है मेरे पास, तो इस स्टील को मैं क्या करूँगा, अगर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो इस स्टील को मैं ट्रांसफार्मर में यूज़ करूँगा, या मैं कोई मोटर में यूज़ करूँगा, या इसी स्टेनलेस स्टील को मैं किसी जनरेटर में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अलग 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 इक्विपमेंट में मैं यूज़ करूँगा। जहाँ जहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, इस स्टील को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होगा, मोटर में भी करंट फ्लो होगा, जनरेटर में भी करंट फ्लो होगा। तो इस करंट फ्लो की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, मटेरियल हीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसा कि जब मैं स्टील को इन एप्लीकेशंस में, ट्रांसफार्मर में, मोटर में या जनरेटर में जब मैं यूज़ करूँगा, तो सबसे पहला चीज़ मुझे क्या है, ये दिमाग में रखना है कि मैं जो भी मैग्नेटिक मटेरियल, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया हूँ स्टील, लेकिन मैं जो भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करूँगा ट्रांसफार्मर में या मोटर में या जनरेटर में, मुझे वहाँ पे क्या चीज़ याद रखना है कि इस ट्रांसफार्मर का, मोटर का या जनरेटर का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, ये किस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, क्यूरी टेम्परेचर से क्या होना चाहिए। जैसे कि मेरा ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, या मोटर में यूज़ कर रहा हूँ, या मेरा जनरेटर में यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या क्या हमको देखना है, वहाँ पे हमारा क्यूरी टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हमारा इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर या मोटर का या जनरेटर का जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये डिवाइसेस ऑपरेट करेंगे, वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्यूरी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्यूरी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए मेरा मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, मतलब मैं किस टेम्परेचर पे इस मटेरियल को ऑपरेट कर रहा हूँ, वो मेरा क्या होना चाहिए, 1000 से नीचे ही होना चाहिए। अगर 1000 से नीचे होगा तो ये कभी भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रीच नहीं होगा। अगर जब मेरा मटेरियल 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रीच ही नहीं होगा, तो मेरे मटेरियल में डाइपोल्स का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना, या मटेरियल अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खो जाना, ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक जगह क्या है कि अगर मैं इनको ट्रांसफार्मर या मोटर या जनरेटर जैसे डिवाइसेस में मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे मुझे क्या याद रखना है, मेरा मैग्नेटिक मटेरियल जिस टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है, वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेरा क्या होना चाहिए, क्यूई टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा और कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, हमारा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे हमारा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला जो बताया हूँ ट्रांसफार्मर, जनरेटर या मोटर में मेरा मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल जैसा रहना चाहिए, इसलिए उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। लेकिन कुछ और एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिया हूँ मैं। ठीक है, मैं कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिया हूँ। ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आपको पता है कि उनमें डाइपोल्स रहेंगे नहीं, या रहेंगे भी तो वो बहुत ही वीक डाइपोल्स होंगे। ठीक है, तो वैसा मटेरियल्स में मेरा जो क्यूरी टेम्परेचर होगा, ठीक है, मेरा जो क्यूरी टेम्परेचर और ऑपरेटिंग टेम्परेचर दोनों ले रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिया हूँ और उसको मैं किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, मतलब वो डिवाइस में, मैं कोई डिवाइस में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया हूँ, जैसा कि आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ का यूज़ होता है कि आप लोग जानते होंगे, शिप्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे कंपास होते हैं। ठीक है, या आपका पुराने टीवीज़ में CRT रहता है, कैथोड रे ट्यूब, या आपका कंपास। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे रहना चाहिए। तब इन एप्लीकेशंस में मेरा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल की जैसे ही रहना है, तब मेरा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा वो मेरा क्यूरी टेम्परेचर से कम रहेगा, क्योंकि कम रहेगा तो उसमें कभी डाइपोल्स का डिस्टर्बेंस होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मेरा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ही रहना है, तब मेरा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। जब मेरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तब मेरा क्या होगा, वहाँ पे
डाइपोल्स का डिस्टर्बेंस ऑलरेडी रहेगा और वहाँ पे मेरा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा मान लीजिए मेरा मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और मेरा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो मेरा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब आप देखिए ऑलरेडी मेरा मटेरियल 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को क्रॉस कर चुका है, तो मतलब क्यूरी टेम्परेचर क्रॉस कर चुका, मतलब उस मटेरियल में ऑलरेडी डाइपोल का डिस्टर्बेंस हो गया और उस मटेरियल में ऑलरेडी मैग्नेटाइजेशन खो जाना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब मुझे अगर मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ही रखना है तब मुझे ऐसा मटेरियल चूज करना है जिनका क्यूरी टेम्परेचर मेरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर से कम हो। ठीक है, अगर मुझे कोई मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल जैसे रखना है तब मुझे ऐसा मटेरियल चूज करना चाहिए जिसका क्यूरिंग टेम्परेचर मेरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर मुझे मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल जैसे रखना है तब मैं ऐसा मटेरियल चूज करूंगा जिसका क्यूरी टेम्परेचर मेरा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा हो। अगर मुझे कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ही रहे तब मुझे ऐसा मटेरियल चूज करना है जिनका क्यूरी टेम्परेचर मेरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर से कम हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको एक कर्व चाहिए तो मैं आपको एक क्यूरी टेम्परेचर का कर्व भी प्लॉट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा वाई एक्सिस में मैं मैग्नेटाइजेशन ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस में मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री से तब मान लीजिए मेरा मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मेरा मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होगा, उसको सैचुरेशन बोलते हैं। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मेरा मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो कम होते जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर पहले यहाँ पे 0 डिग्री पे देखेंगे तब मेरा मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जैसे ही ये क्यूरी टेम्परेचर रीच हुआ तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद इसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर के बाद डाइपोल्स का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा तो इसकी वजह से उनका मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे इनका मैग्नेटाइजेशन 0 हो जा रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या है क्यूरी टेम्परेचर के बारे में जानना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक देखेंगे, वो है हमारा उसका नाम है हमारा उसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, या इसको कुछ लोग BH कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, BH कर्व। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH कर्व। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग बना दिया हूँ। तो अगला हम लोगों को क्या देखना है, ये वाला। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH कर्व। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH कर्व क्या होता है ये चीज़ हमको देखना है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग H से दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैं H से दिखा रहा हूँ और आपको मैं एक और टर्म बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या किससे दिखाते हैं, B से दिखाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मेरा जो फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मेरा एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लक्स जा रहा है। तो ठीक है, तो किसी भी मटेरियल में, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले सकते हैं आप, तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल में अगर मैं B और H के बीच में, B वर्सेस H के बीच में कर्व प्लॉट करूंगा। ठीक है, मतलब मैं वाई एक्सिस पे B ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं H ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जा रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि इस मटेरियल में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लक्स जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जा रहा हूँ, उसको मैं H बोल रहा हूँ, और एक पर्टिकुलर एरिया में जो फ्लक्स जा रहा है उसको मैं B बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया हूँ और उस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ। जैसे कि मतलब अब आपको डाउट आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब
ये वो मैग्नेट है जिसको करंट देने से वो मैग्नेट जैसा काम करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी ना देने को नहीं देंगे तो वो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन खो जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से वो मैग्नेट जैसा काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा और उसके सराउंडिंग हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइल वूंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, जैसा ये भी जो दिखा रहा हूँ। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करते जाऊंगा तो इस कॉइल में करंट क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे कॉइल में करंट इंक्रीज होता जाएगा तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये कॉइल, वो फील्ड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। या वो जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल से, तो उस फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब बी वर्सेस एच का करूँ मैं, अगर किसी मटेरियल को प्लॉट करना है, मैं तो क्या करूँगा, मान लीजिए मैं किसी स्टील को लिया हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल से जानेंगे। मान लीजिए मैं कोई स्टील का मटेरियल लिया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्टील है। अब मुझे क्या करना है, इस स्टील का मैग्नेटाइजेशन कर्व जानना है, मतलब बी वर्सेस एच कर्व। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कर्व, कोई एक और नाम क्या बोलते हैं, बी वर्सेस एच कर्व बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कर्व मतलब क्या होता है, वो एक प्लॉट होता है जो हम लोग बी और एच के बीच में कर्व को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, स्टील का बी वर्सेस एच कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व मुझे चाहिए। तो मैं तब क्या करूँगा, पहले स्टील लूँगा और जिसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक कॉइल वूंड कर दूँगा। ठीक है, स्टील के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक कॉइल वूंड कर दूँगा। ठीक है, तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस कॉइल में मैं एक डिवाइस लगा दिया हूँ। वो डिवाइस क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लक्स जा रहा है वो मेजर करता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितना फ्लक्स जा रहा है वो, मान लीजिए फ्लक्स मीटर है मेरे पास, तो फ्लक्स मीटर क्या कर रहा है, मैं इस पूरा स्टील में एक पर्टिकुलर एरिया लिया, मान लीजिए 2x2 सेंटीमीटर के एरिया लिया हूँ। तो ये एरिया मुझे पता है, और मैं एक फ्लक्स मीटर लिया हूँ जो यहाँ पे फ्लक्स नापता रहेगा। तो फ्लक्स नापेगा और मुझे एरिया पता है, तो इससे मुझे यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, और एच मुझे क्या आएगा, एच तो मैं ही दूंगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वोल्टेज दे रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डीसी वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाते जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा एच का वैल्यू बढ़ेगा। तो अब आप में कुछ लोगों को डाउट आएगा कि वोल्टेज इंक्रीज करने से एच वैल्यू कैसे बढ़ेगा। तो जैसे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आपका एच का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, एन आई बाई एल। तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, वो मुझे पता है। एल मतलब लेंथ, कोर का लेंथ, वो भी मुझे पता है। तो आई, मैं जितना वोल्टेज है उसके हिसाब से इसमें जितना करंट जा रहा है वो मुझे पता होगा। तो इन तीनों को मिलाकर मैं एच कैलकुलेट करती हूँ। मतलब जैसे जैसे मैं वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज करते जाऊँगा तो इस कॉइल में करंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो वो करंट के हिसाब से मुझे एच का वैल्यू आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे पहले 0 वोल्ट पे हाँ एच 0 होगा, और बी कितना है मैं देखूंगा, बी भी 0 होगा। उसके बाद मैं 1 वोल्ट करूँगा, और 1 वोल्ट करूँगा तो एच का वैल्यू कितना होगा वो मुझे पता चलेगा, और बी का वैल्यू कितना होगा वो मुझे पता चलेगा। तो ऐसा मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो फ्लक्स एच है उसको इंक्रीज करते जाऊँगा वोल्टेज बदलते हुए, और धीरे धीरे मैं बी को मेजर करते रहूँगा, और बी वर्सेस एच के बीच में एक कर्व प्लॉट करूँगा। ठीक है, ऐसा। तो इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन कर्व मतलब ये फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ एच, या फील्ड इंटेंसिटी, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बी और एच के बीच में जो कर्व प्लॉट करते हैं उसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एच बढ़ाते जाएंगे और बी कितना है देखते रहेंगे, और किसी भी मटेरियल का हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व प्लॉट कर सकते हैं। अगर मुझे स्टील ने यहाँ पे कॉपर का देखना है तो स्टील हटा दूंगा, यहाँ पे कॉपर लगा दूंगा। तो कोई भी मटेरियल का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटाइजेशन कर्व प्लॉट कर सकते हो। हर एक मटेरियल का अपना अपना मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। स्टील का एक मैग्नेटाइजेशन कर्व होगा, आयरन का अलग होगा, स्टेनलेस स्टील का अलग होगा, सिलिकॉन स्टील का अलग होगा। तो हर एक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है अलग अलग होता है, क्योंकि वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब बी और एच के बीच में एच बढ़ाते हुए बी को मेजर करते हुए बी और एच के बीच में मैं कर्व प्लॉट करूंगा, तो इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व या बी एच कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एच को बढ़ाते जा रहा हूँ और बी को देख रहा हूँ। तो नॉर्मली किसी भी मटेरियल में क्या होता है, जैसे मैं एच बढ़ाते जाऊंगा तो बी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास बी इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो जिस पॉइंट के बाद आपका जो बी है,
वो कांस्टेंट हो गया, मतलब बी अब आप जितना भी एच इंक्रीज करते जाइए लेकिन बी आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते, मैग्नेटिक सैचुरेशन बोलते, ठीक है। मतलब उस मटेरियल में जितने भी डाइपोल्स है वो सब अपना एनर्जाइज हो गए, अब उनके पास कोई डाइपोल बचा नहीं। तो जब उसके पास मटेरियल में डाइपोल बचा ही नहीं तो वो अब और क्या मैग्नेटाइज होगा, मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। तो जिस पॉइंट के बाद मैं एच इंक्रीज करते जा रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मेरा बी कांस्टेंट हो गया, मतलब अब उस मटेरियल में कोई डाइपोल बचा ही नहीं, ठीक है, इसलिए बी कांस्टेंट हो गया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बाद डाइपोल आपका बी कांस्टेंट हो गया, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन बोलते हैं। जैसा आपको भी बोलते हैं ना क्लास सुन सुन के, जब आप सैचुरेट हो जाओ, मतलब अब मेरे दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाने वाला, खत्म हो गया, तो उस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब बी और एच के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व या बी एच कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमको एक और चीज़ क्या देखना है, उसके बाद हमको एक और चीज़ क्या देखना है, बी एच लूप। अभी तक वो आपको मेरे को यार कर्व बताया था, मतलब बी एच को इंक्रीज करते जा रहा हूँ और बी को प्लॉट कर रहा हूँ तो बी एच कर्व हो गया। बी एच लूप क्या होता है, ठीक है। तो बी एच लूप उसका अलग अलग नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक उसको आप कुछ कुछ बुक्स में उसको बी एच लूप बोलते हैं, या ठीक है, या कुछ जगह इसको हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं, ठीक है। हिस्टैरिसीस का स्पेलिंग में गलत लिखा होगा, ठीक है, बाद में आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बी एच लूप बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं, ठीक है, एच वाई होगा हिस्टी, ठीक है। और कुछ जगह इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं, साइकिल मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, साइकिल मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका नाम है भाई, ठीक है। तो मतलब बी एच लूप या हिस्टैरिसीस लूप या साइकिल मैग्नेटाइजेशन तीनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जैसा आप पिछले बार में देखे थे बी एच कर्व में, बी एच कर्व में क्या हो रहा है, मैं एच को इंक्रीज करते जा रहा हूँ और बी को प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बी एच कर्व बोलते हैं। लेकिन बी एच लूप या हिस्टैरिसीस लूप या साइकिल मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक साइकिल फॉलो करूँगा। साइकिल मतलब क्या होता है, पहले मैं क्या करूँगा, एच को इंक्रीज करूँगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और बी को प्लॉट करूँगा। उसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा, एच को डिक्रीज करूँगा जब तक ये एच जीरो ना आ जाए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहला मेरा एच जीरो पे रहेगा, ठीक है, जीरो से इसको मैं एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पॉइंट तक, जब तक वो सैचुरेशन ना होगा, इसका एक पॉजिटिव सैचुरेशन तक इसको ले जाऊँगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव सैचुरेशन रीच हो जाएगा फिर से एच को क्या करूँगा, डिक्रीज करते हुए जीरो में लेके आऊँगा। जब जीरो लेके आऊँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से एच को मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, इस बार रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि ये नेगेटिव सैचुरेशन लेवल रीच हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते जाऊंगा तो एच पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। तो पॉजिटिव सैचुरेशन आ गया, उसके बाद मैं उसको डिक्रीज करके फिर से जीरो में लेके आऊँगा। जीरो में लाने के बाद इस बार मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव वोल्टेज नहीं दूंगा, उल्टा वोल्टेज दूंगा, नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज में इंक्रीज करते ले जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगा सैचुरेशन। उसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा, वहाँ से इसको डिक्रीज करते हुए फिर से जीरो लेके आऊँगा। तो एक साइकिल फॉलो करूँगा, पहले जीरो से पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव से जीरो, फिर से जीरो से नेगेटिव, फिर से नेगेटिव से जीरो। तो ऐसा मैं क्या करूँगा, एक साइकिल फॉलो करूँगा, ठीक है। तो इसी साइकिल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा हूँ, मतलब मटेरियल को जो मैं हिच अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं एक साइकिल में अप्लाई कर रहा हूँ, जीरो से पॉजिटिव, पॉजिटिव सैचुरेशन तक, पॉजिटिव सैचुरेशन के बाद फिर से उसको जीरो ले आऊँगा कम करके, जीरो आने के बाद फिर से उसको नेगेटिव सैचुरेशन में ले जाऊँगा, फिर से नेगेटिव से मैं जीरो लेके आ रहा हूँ, मतलब एच वैल्यू को, ठीक है। तो इस एच को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव में इंक्रीज करो, पॉजिटिव में डिक्रीज करो, फिर से नेगेटिव में इंक्रीज करो, नेगेटिव में डिक्रीज करो। तो एच को मैं एक पर्टिकुलर साइकिल में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, साइकिल, साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, साइकिल लिखा हूँ या साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और इसको ये क्या हो रहा है, एक लूप जैसा बन रहा है, आप लोग सर्क्यूट्स में पढ़े होंगे लूप, एक क्लोज्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लूप जैसा बना है तो इसलिए इसको लूप लिखा है, और ये बी एच कर भी होता है, ठीक है। तो बी एच लूप होता है, और या इसका नाम हिस्टैरिसीस लूप भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि ये बी एच लूप या हिस्टैरिसीस लूप बनता कैसे, ठीक है। तो बी एच लूप या हिस्टैरिसीस लूप बनता कैसे, ठीक है। तो बहुत आसान से समझेंगे, मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा कोई फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील ही मान लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या किया हूँ, कॉइल लगाया हूँ भाई, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या किया हूँ,
एक कॉइल लगाया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं पहला क्या कर रहा हूँ, स्टेप 1, ठीक है। पहला स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा वाई एक्सिस में बी, पॉजिटिव बी, नेगेटिव बी, पॉजिटिव एच और नेगेटिव एच, ठीक है। तो पहला वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करूँगा तो मेरा एच भी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग एच 0 है तो बी भी 0 होगा। जैसे जैसे मैं एच को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ इधर डायरेक्शन में, ठीक है, तो मेरा बी भी क्या होगा, धीरे 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 इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, जब तक ये सैचुरेशन ना पहुँचे, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा वो पॉइंट है, तो ये क्या हुआ, ये तक रीच हुआ। तो ये के बाद इंक्रीज करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये के बाद वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या किया हूँ, जब मैं एच को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया हूँ तो मेरा क्या हुआ, मेरा कर्व वो से लेके ये तक रीच हुआ, ठीक है, बी का कर्व, ठीक है। तो उसके बाद ये के बाद सैचुरेशन है, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, फिर से एच को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एच क्या हुआ, जिस पाथ में ये ऐसा इंक्रीज हुआ है वो से ये, लेकिन इस बार वो फिर से वो नहीं फॉलो करेगा, वो एक और रास्ता ढूंढ लेगा और ऐसा डिक्रीज होते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास आके रुक जाएगा। मतलब मैं अब क्या कर रहा हूँ, एच को डिक्रीज कर रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब मान लो एच को मैं क्या किया हूँ, 0 से लेके यहाँ तक इंक्रीज किया हूँ। मान लीजिए ये कोई आपका मर्जी, इसको कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझ आने के लिए यहाँ पे मैं कुछ लूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैं जे ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एच को क्या किया हूँ, वो से लेके जे तक इंक्रीज किया हूँ, तो मेरा कर्व क्या हुआ, वो से लेके ये तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। मतलब मेरा बी वैल्यू क्या हुआ, वो से लेके ए तक इंक्रीज हुआ। तो उसके बाद मैं क्या किया हूँ, फिर से एच को मैं क्या कर रहा हूँ, जे से लेके फिर से 0 तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं एच का वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा बी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस बार पिछली बार की जैसा उसी पाथ में नहीं डिक्रीज हो गया, अलग पाथ में डिक्रीज होते हुए इस पॉइंट रीच हो गया। तो ये जो पॉइंट रीच हुआ इसको मैं बी मान के चल रहा हूँ। मतलब अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एच क्या हुआ, डिक्रीज होते होते 0 वैल्यू पहुंच गया, लेकिन मेरा बी क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, ठीक है। मतलब बी में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो खत्म नहीं हो गया, अभी यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया। तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो मैं एच को 0 करने के बाद भी मटेरियल में बच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, मैं पहले क्या किया हूँ, एच को 0 से लेके इंक्रीज करते गया हूँ, तो मेरा बी भी इंक्रीज हुआ और ए के पास सैचुरेशन रीच हो गया। तो इसके बाद मुझे पता चल गया कि भाई मेरा बी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। तो उसके बाद मैं फिर से क्या किया हूँ, एच को डिक्रीज किया हूँ, डिक्रीज करके फिर से 0 लेके आऊँ। लेकिन मेरा बी क्या हुआ, डिक्रीज एक और पाथ में डिक्रीज होते हुए यहाँ तक आया। लेकिन जब मेरा एच 0 हो गया, लेकिन मेरा बी मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म नहीं हुआ। अभी भी इस मटेरियल में क्या हुआ, मैं इसको 0 करने के बाद भी इस मटेरियल में क्या हुआ, अभी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल में बच गया, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब मुझे गुस्सा आया कि यार मैं बी एच को 0 किया हूँ लेकिन अभी भी मेरा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म नहीं हुआ। तो अब मैं क्या किया हूँ, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या किया हूँ, इस बार उल्टा डायरेक्शन में, मतलब पहले वो से जे पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब सेकंड स्टेप में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल वही है और इस मटेरियल में क्या हुआ, 0 करने के बाद भी कुछ फील्ड बच गया था। तो इसमें इस बार मैं क्या किया हूँ, कॉइल वैसे ही है, ठीक है। इस बार मैं क्या किया हूँ, इसमें वोल्टेज को रिवर्स किया हूँ। जैसे मैं वोल्टेज रिवर्स किया हूँ तो मेरा करंट भी रिवर्स हो जाएगा, तो एच का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब मैं क्या किया हूँ, उस जो बचा हुआ है उसको खत्म करने के लिए मैं क्या किया हूँ, इस बार जो एच का वैल्यू है उसको मैं क्या किया हूँ, रिवर्स किया हूँ, मतलब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया हूँ। तो जैसे मैं एच का वैल्यू रिवर्स किया हूँ तो अब क्या हुआ, ये जो इसमें बच गया था वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास आके 0 हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ कहाँ हुआ, ये मान लो जे है, ये तो के, जब तक मैं एच को उल्टा डायरेक्शन में इंक्रीज करते के तक गया हूँ तो के के पास मेरा क्या हुआ, के एच जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड था वो यहाँ पे 0 हो गया। तो अब मैं खुश, लेकिन यहाँ पे जो एच इतना एच मुझे क्या करना पड़ा,
देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बचा है उसको खत्म करने के लिए मुझे इतना H रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा। तो ये जो H है जो मैं रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया हूँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड खत्म करने के लिए, तो इस H को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस H को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, 0 हो गया। अब मैं सोचा 0 तो हो गया, और देखेंगे और रिवर्स में और इंक्रीज करके देखेंगे। तो के पास में कुछ नहीं हुआ, मैं H को और इंक्रीज करते गया हूँ, इंक्रीज करते गया हूँ। तो ये रिवर्स में अब क्या हुआ? B अब रिवर्स डायरेक्शन में, पहले ये पॉजिटिव था B का, अब B नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स होते हुए मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि भाई इसके बाद अगर मैं B को इंक्रीज करूँगा तो मेरा B सैचुरेशन में चला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। तो मुझे समझ में आ गया, तो मैं किया अच्छा ठीक है B मैक्सिमम पहुंच गया, चलिए फिर से B को कम करते। तो पहले 0 H को क्या किया हूँ? K तक ले गया हूँ, तो मैं इसमें जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड था वो खत्म हो गया। तो ये जो वो K है इसको मैं कोहेसिव फोर्स बोला हूँ। उसके बाद मुझे मन किया कि और उल्टा करूँ, तो उल्टे में और इंक्रीज किया हूँ। जैसे ये L तक पहुँच गया तो ये अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गया। तो अब मैं सोचा ठीक है चलो मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गया, फिर से इसको कम करेंगे। तो फिर से मैं क्या किया हूँ? L से लेके इसको डिक्रीज करते गया हूँ। तो जैसे मैं H को फिर से डिक्रीज करते गया, तो ये इस बार उसी पाथ में नहीं आया, फिर से एक और डायरेक्शन लेते हुए यहाँ आके रुक गया। तो फिर से मुझे गुस्सा आया, ये C था तो ठीक है, यहाँ पे ये D पॉइंट पे आके रुक गया। तो फिर से क्या हुआ भाई, मैं इसको उल्टा डायरेक्शन में डिक्रीज करते हुए 0 लेके आऊँ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया। तो ये जो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बच गया इसको फिर से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, लेकिन ये इस बार उल्टा डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से अगर आप इसको कम करना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो मान लो यहाँ तक मैं अप्लाई किया हूँ, तो ये क्या होगा? यहाँ पे खत्म होगा, फिर से वही कहानी रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा एक कर्व बना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा एक कर्व बना है। ठीक है, ऐसा एक लूप बना है। तो इसी लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लूप या BH लूप या साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दो वैल्यूज है, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, एक कोहेसिव फोर्स। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब मैं जब H को 0 करूँगा लेकिन उस मटेरियल में कुछ फील्ड बच गया तो उस फील्ड को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और कोहेसिव फोर्स मतलब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो ये कोहेसिव फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो ये कोहेसिव फोर्स है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया था पॉजिटिव, अगर B पॉजिटिव में बच गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स अप्लाई करूँगा, अगर B नेगेटिव में बच गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स अप्लाई करूँगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने के लिए, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? BH लूप या हिस्टैरिसीस लूप या साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? BH लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म बहुत ज़्यादा आता रहता है। ठीक है, आप मशीन्स में पढ़ेंगे तो वो है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। आप जब आप आगे जाके मशीन्स पढ़ेंगे तो मशीन्स में आपको बताया जाता है कि मशीन में जो मैग्नेटिक कोर है, जो मैग्नेटिक मटेरियल से एक कोर बनता है, तो उस कोर में भाई एक लॉस आता है, उस लॉस को हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? तो अभी आप लोग देखे थे हिस्टैरिसीस लूप, तो हिस्टैरिसीस लूप में आप देखे थे जो B बचा था, तो इस B जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा था, ठीक है, तो इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए हमको क्या रहे थे? रिवर्स डायरेक्शन में एक H अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कोहेसिव फोर्स बोल रहे थे। ठीक है, और ये जो कोहेसिव फोर्स है जो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए, उसका और कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए ये कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो ये जो वेस्ट ऑफ एनर्जी लग रहा है इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए, ये जो वेस्ट ऑफ एनर्जी लग रहा है, एनर्जी क्यों लग रहा है? सिर्फ इसमें जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको खत्म करने के लिए लग रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है फालतू में या वेस्टली, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, इसी एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से आपका क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस आता है। ये क्या होता है? एक पावर लॉस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा करंट, और एक्स्ट्रा वोल्टेज और एक्स्ट्रा करंट मतलब एक्स्ट्रा पावर, मतलब एक्स्ट्रा पावर अप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब एक्स्ट्रा कोहेसिव फोर्स के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा पावर अप्लाई करना पड़ रहा है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा पावर अप्लाई कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो कभी अगर आपको पूछेगा कि BH लूप और हिस्टैरिसीस लॉस का क्या रिलेशन है, तो साफ साफ है भाई, BH लूप और हिस्टैरिसीस लॉस का रिलेशन क्या है कि इस BH लूप में जो आपको कोहेसिव फोर्स आप पढ़ रहे हो,
ये कोहेसिव फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से रिवर्स करंट आएगा, तो ये रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट की वजह से कोहेसिव फोर्स आ रहा है। और ये कोहेसिव फोर्स क्या कर रहा है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म कर रहा है, मतलब जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये जो वेस्ट ऑफ पावर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कोहेसिव फोर्स के नाम से BH लूप में, उसी कोहेसिव फोर्स या वेस्ट ऑफ पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लॉस को हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ये एक पावर लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है। तो रिलेशन अगर पूछेंगे हिस्टैरिसीस लॉस और BH लूप का, तो साफ साफ है कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है वो पावर लॉस है, तो उसी कोहेसिव फोर्स को हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को दो और मटेरियल देखना है। हिस्टैरिसीस लूप अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रहता है। तो जैसा कि आप अगर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स देखेंगे पहले, ठीक है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब क्या होता है, ये वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें परमेबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करने का जो प्रॉपर्टी रहता है वो बहुत हाई रहता है। मतलब ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को आराम से अपने से फ्लो करने देते हैं, ठीक है। तो मतलब हाई परमेबिलिटी वाले मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि आपका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है, ये हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, जितना पतला मेरा हिस्टैरिसीस लूप होगा उतना कम मेरा कोहेसिव फोर्स होगा। क्योंकि आप देखिए, ये अगर मैं आपको दो कर्व दिखा रहा हूँ, ये एक कर्व है और आप एक और दूसरा कर्व देखिए, ठीक है। ये एक कर्व है, इसको जाने दीजिए, ठीक है। और दूसरा कर्व यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हिस्टैरिसीस लूप, ये देखिए, ये एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप है और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है जो अपने से ज़्यादा फ्लक्स को अलाउ करते हैं, ठीक है। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स भी लिख लेंगे साइड में ही, ठीक है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं देखिए, ठीक है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ये वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं भाई, ठीक है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब इनका जो हिस्टैरिसीस लूप रहता है वो क्या होता है, बहुत पतला रहता है। तो ये पतला हिस्टैरिसीस लूप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या होगा, बहुत ही लो होगा। अगर लो कोहेसिव फोर्स है तो इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपको बताया था जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स है उतना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस है, क्योंकि उसी कोहेसिव फोर्स की वजह से पावर लॉस होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब वो अपने से ज़्यादा फ्लक्स फ्लो करवाते हैं। और इनका अगर आप हिस्टैरिसीस लूप देखेंगे तो इनका हिस्टैरिसीस लूप क्या होगा, बहुत पतला सा होगा। तो जितना पतला होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोहेसिव फोर्स क्या है, या यहाँ पे ये कोहेसिव फोर्स बहुत कम है। तो कोहेसिव फोर्स कम है मतलब हिस्टैरिसीस लॉस कम है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक। परमानेंट मैग्नेट्स मतलब इनका कोहेसिव फोर्स क्या होगा, देखिए हिस्टैरिसीस लूप क्या होगा, बहुत मोटा हिस्टैरिसीस लूप होगा। जितना मोटा हिस्टैरिसीस लूप है, तो यहाँ पे आप देखिए कोहेसिव फोर्स भी क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से कंपेयर किया तो बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्स है, मतलब ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस है, ठीक है। मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, इनको डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज करना बहुत ईजी है। इतना थोड़ा बहुत कोहेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक अपना मैग्नेटिज्म पूरा खो जाएंगे और फिर से थोड़ा बहुत अप्लाई करने से अपना मैग्नेटिज्म पा लेंगे। लेकिन अगर आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स देखेंगे तो इनको परमानेंट मैग्नेट्स इसलिए बोले क्योंकि देखिए इनको अगर डीमैग्नेटाइज करना है हमको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पावर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है इनको डीमैग्नेटाइज करना और मैग्नेटाइज करना, इसलिए इनको हम लोग क्या बोले थे, परमानेंट मैग्नेट्स बोले थे। तो आपको याद रखने वाला बात क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का हिस्टैरिसीस लूप बहुत पतला रहता है, मतलब कम कोहेसिव फोर्स, मतलब कम हिस्टैरिसीस लॉस। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हिस्टैरिसीस लूप रहता है वो बहुत मोटा रहता है, मोटा मतलब मोर कोहेसिव फोर्स मतलब मोर हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो आपको बताया था क्यूरी टेम्परेचर मतलब ये वो टेम्परेचर होता है, अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्टैरिसीस मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH कर्व बताया था, मतलब वो क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में जो कर्व प्लॉट करते हैं उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH कर्व बोलते हैं। उसके बाद आपको मैं BH लूप बताया था, BH लूप या हिस्टैरिसीस लूप या मैग्नेटिक लूप, वो क्या होता है, वो अगर हम लोग साइक्लिक H को पॉजिटिव में बढ़ाएंगे, पॉजिटिव में कम करेंगे, नेगेटिव में बढ़ाएंगे, नेगेटिव में कम करेंगे, तो हमारा क्या होता है, एक लूप बनता है।
और उस लूप में हमारा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो H को जीरो करने के बाद भी उस मटेरियल में बच जा रहा है, और एक है कोहेसिव फोर्स जो H को रिवर्स करने के जो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है H जो बच रेसिडुअल फ्लक्स को खत्म करने के लिए जो रिवर्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं हिस्टैरिसीस लॉस बताया था। हिस्टैरिसीस लॉ मतलब क्या होता है, ये जो कोहेसिव फोर्स है जो रेसिडुअल फ्लक्स को खत्म करने के लिए उल्टा डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, ये कोहेसिव फोर्स हमारा पावर लॉस है, तो उसी पावर लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। उसके बाद आपको मैं दो मटेरियल्स बताया था, हार्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ये आपका इनका ये हाई परमेबल मटेरियल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये अपने से ज़्यादा फ्लक्स को आराम से अलो करते हैं, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ये आपका परमानेंट मैग्नेट्स बोल सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में देखेंगे इनका जो हिस्टैरिसीस स्लोप होगा ये बहुत पतला होगा। पतला हिस्टैरिसीस स्लोप मतलब कम कोहेसिव फोर्स, कम कोहेसिव फोर्स मतलब कम हिस्टैरिसीस लॉस, और कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से इनको इजीली डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज कर सकते हैं कम वोल्टेज लगा के। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब वो परमानेंट मैग्नेट्स है, मतलब इनका हिस्टैरिसीस स्लोप बहुत मोटा होगा तो इनका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, तो मतलब इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, और इनमें हिस्टैरिसीस लॉस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक देखे थे, तो आगे हम लोगों को क्या देखना है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स उनका प्रॉपर्टीज़ देखना है, तो यहाँ वो देखेंगे तो हमारा ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स उनका प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।